यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं अलग अलग 4 बॉडी में लिया हूँ डायग्राम, हालांकि इसमें एक ही बॉडी में समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ मेरे एक वस्तु क्या है मेरा यहाँ पर, ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे समझने यहाँ पे देखो, एक कंडीशन में, पहले कंडीशन में मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ एक वस्तु है जो यहाँ पर है, ठीक है, और क्या कर रही है, पूरा वृत्ति गति कर रहा है ऐसा। दूसरे कंडीशन में मानता हूँ वस्तु यहाँ पर आ गई, तब भी क्या करेगी, वृत्ति गति, मतलब कि वृत्ति गति में 4 अलग अलग पोजीशन में वस्तु को दिखाना। ठीक है, वृत्ति गति करते हुए पहला पोजीशन क्या है वस्तु का, ये है, दूसरा पोजीशन क्या है, ये है, तीसरा पोजीशन क्या है, ये, और चौथा पोजीशन ये। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ सबसे पहले जो वृत्ति गति करती है मेरी वस्तु नीचे वाले पोजीशन पे है। ठीक है, अगर वस्तु यहाँ पर है तो आप लोग को पहले से पता है वस्तु का भार किधर लगता है बेटा, नीचे। ठीक है, अब ध्यान देना, वस्तु क्या होता है, अगर यहाँ से सेंटर से मैं एक रस्सी बांध दूं और एक किसी वस्तु को ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर में घूम रहा है, लेकिन हम रस्सी बांधते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अब उसी वस्तु को रस्सी बांधकर कैसे घुमाना है आपको, ऐसे। समझ में आ रहा है कि वस्तु बिल्कुल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, रस्सी बांधी हूं मैं, मान के चलिए वस्तु की जगह क्या है, पत्थर है, मान के चल सकते हो। ठीक है, तो पत्थर बांध दो इस रस्सी में और उसको पकड़ के ऐसे घूमो, ऐसे घुमाओगे तो बिल्कुल ऐसी गति करेगी। हाँ, ऊर्ध्वाधर मतलब बेटा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वस्तु को ऐसे घुमाऊंगा तो ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है, क्षैतिज हो जाएगा। कभी कैसे घुमाना है आपको, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे से घुमाओगे तो बिल्कुल ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ भी ऐसे ऐसे घूमेगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल वस्तु वैसे ही घूम रहा है। तो वो पोजीशन जब वस्तु क्या हो, नीचे हो, उस कंडीशन के लिए, तो वस्तु जब नीचे होगी तो उसका भार भी कितना लगेगा, नीचे ही लगता है, भार हमेशा नीचे लगता है। भार का मान कितना होता है, W/mg। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ 4 अलग अलग पोजीशन में दिखाना है। ठीक है, इस वजह से एक ही पोजीशन में दिखाऊंगा फास्ट हो जाएगा डायग्राम में, इस वजह से अलग अलग क्यों। ठीक है, चलो, तो पहले पोजीशन में मैं क्या मान के चलता हूँ, मेरी वस्तु यहाँ पर है, वस्तु को भार किधर लगेगा, नीचे। अब मेरे को बताओ, जब आप ऐसे घुमाते हो तो रस्सी पूरी तनी हुई रहती है कि नहीं रहती है, रस्सी क्या है, एकदम तना हुआ रहता है ना। तो वस्तु तना हुआ है मतलब रस्सी में क्या है बेटा, तनाव है, टेंशन है, तो इसका मान क्या लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो किस वजह से घूम रही है, वस्तु को प्रॉपर केंद्र से क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है। ठीक है, वस्तु को क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल। तो हमेशा अभिकेंद्र बल केंद्र से बाहर क्यों लगता है कि केंद्र के अंदर क्यों लगता है, केंद्र के बाहर क्यों लगता है। ठीक है, कल पढ़ा हूँ, कार ऐसे जब गति करती है यहाँ पे केंद्र होता है तो किधर लगता है, बाहर क्यों लगता है। ठीक है, अभिकेंद्र पे किधर लगेगा बेटा, हमेशा बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, ये अगर मेरा केंद्र है मतलब कि इस रस्सी से ऐसे वस्तु बंधी हुई है और वस्तु कैसे घूम रही है, ऐसे, तो अभिकेंद्र में किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो अभिकेंद्र पर वस्तु का भार भी बाहर की ओर, और अभिकेंद्र बल भी किधर लगेगा, बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, mv² होता है ना। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये दोनों के दोनों क्या है, भार वस्तु का अभिकेंद्र बल और वस्तु का भार बाहर की ओर। तो टेंशन किधर लगेगा, अंदर की ओर, क्योंकि रस्सी उसको खींच के बैलेंस करके रखेगी। ठीक है, तो टेंशन किधर गया, अंदर की ओर। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T = mg + mv²। ठीक है, सभी का डायरेक्शन है, इस वजह से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते हो, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो रस्सी उतनी खींच के रहेगी जितना बल बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करके रखेंगे तभी चलेगा काम। अगर ये टेंशन मतलब कि रस्सी क्या हो जाए, रस्सी ज्यादा तनी ना हो, मतलब हल्की तनी हो, तो क्या बराबर घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। और अगर रस्सी टूट जाए तो भी क्या है, वस्तु घूम पाएगी, सर्कल में नहीं घूम पाएगी। रस्सी टूटी, बाहर फेंका जाएगा, वस्तु जाएगा कि नहीं जाएगा। और रस्सी में तनाव कम हो तो भी घूम पाएगा क्या, नहीं। चाहे छोटा पत्थर लो चाहे बड़ा पत्थर लो, रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, तनाव क्या रहेगा, पूर्ण रहेगा, एकदम पूरी तरह से रस्सी तनी हुई रहेगी, तब आप उसको ऐसे घुमा पाओगे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, और नीचे कौन कौन सा बल लग रहा है,
एम वी स्क्वायर और एम जी। तो इनको दोनों को क्या किए हम लोग, बैलेंस किए। क्यों बैलेंस करते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन यही कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगर ये दोनों बल नीचे लग रहा है तो इनको बैलेंस कौन करेगा? ऊपर लगने वाला बल। तो अगर ये दोनों बल नीचे लगेगा बेटा तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा लिखे हैं। ठीक है, आप ध्यान दें। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में देखो, अब वस्तु यहाँ से कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पहुंच गई, तब ध्यान देना अब वस्तु इस कंडीशन में है। ठीक है, एक चीज और दिखा रहे हैं। देखो, जब वस्तु इधर है मतलब इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो वस्तु मेरे को बताओ, वस्तु इस पोजीशन पे है तो ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो वस्तु इस पोजीशन पे है तो वस्तु किधर जाएगी? आगे जाएगी। तो यहाँ क्यों जाएगी? मतलब कि ऐसे घूमेगी कि नहीं? तो वस्तु का वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पर है तो मेरे को बताओ इस कंडीशन में वस्तु का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर आगे, मतलब किधर जाएगी वस्तु? इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा? नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या होगी? वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, कंप्लीटली। तो वस्तु अब यहाँ पर है तो इस कंडीशन में ध्यान देना, वस्तु की वेलोसिटी ऐसे घूम रही है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी रस्सी में टेंशन की बात करते हैं तो रस्सी का टेंशन हमेशा किधर लगता है? अंदर की ओर। ठीक है, तो टेंशन को हम निकालेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र है ना, तो ये वस्तु को अगर टेंशन इधर लग रहा है, वस्तु ऐसे घूम रही है ना, तो वस्तु कब तक परिपूर्ण में घूमेगी? जब तक उसको अभिकेंद्र बल मिल रहा है। अभिकेंद्र बल के कारण से वस्तु ऐसे घूमती है। तो अभिकेंद्र बल किधर लगता है? अंदर से बाहर की ओर। तो बाहर की ओर लगेगा आपका अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय। हाँ, अब ध्यान देना, मैं वस्तु के इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि तनाव, वस्तु का तनाव इस पोजीशन पे। तो तनाव अगर इस पोजीशन में बात करूँ तो वस्तु के तनाव के लिए यहाँ पर मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, इसको मास को। इस कंडीशन में क्यों कंसीडर कर रहा था? क्योंकि सिर्फ ऊर्ध्वाधर के लिए बात करें ना बड़ी कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में वस्तु का वेट क्या होता है? नीचे की ओर आता है। लेकिन इस कंडीशन में मैं इधर ले रहा हूँ टेंशन, किधर ले रहा हूँ? इधर ले रहा हूँ टेंशन। तो टेंशन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको इस दिशा में नहीं ले सकता, अगर इस दिशा में लूंगा तो मेरा देखो टेंशन इधर हो गया, हुआ ना, वस्तु को भार किधर लग जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अब केंद्र बल किधर लग रहा है और टेंशन इधर हो जाएगा। वस्तु को भार किधर, अभी केंद्र बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो तीनों फोर्स को कैसे बैलेंस करेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है? केवल दो फोर्सेस, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, तो केवल हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो केवल दो फोर्सेस को ही कैलकुलेट करेंगे इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन देखना है। यहाँ पर वस्तु का भार नीचे की ओर आ रहा था तब की कंडीशन में है, यहाँ पर मैं टेंशन का मान इस दिशा के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर जाऊंगा ना तो टेंशन का मान किधर के लिए निकालूंगा मैं? यहाँ पर इस कंडीशन में इधर के लिए निकालूंगा टेंशन का मान। तो यहाँ पर भी क्या होगा? वस्तु को भार डायरेक्ट नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर भी हम भार को कैलकुलेट करेंगे लेकिन इस पोजीशन में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी का मान ध्यान देना, टी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी किस दिशा में है? अंदर की ओर है, और अभिकेंद्र बल किधर है? बाहर की ओर। तो टी इक्वल टू यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? एम वी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, थर्ड पोजीशन में आते हैं। वहाँ पे तीसरा कंडीशन देखिए। ठीक है, आप ध्यान दें, वस्तु किस में है? पिक पर है। ठीक है, अब वस्तु का भार एकदम नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं इसको? एम जी लिखना। ठीक है, वस्तु का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। यहाँ पर ध्यान देना, अब हमेशा तनाव किधर लगता है? टेंशन की ओर। ठीक है, तो ये भी की तरफ बाहर की ओर, इसको बोलते हैं अंदर की ओर। तनाव किधर लगता है? हमेशा रस्सी का अंदर की ओर। यहाँ पर भी अंदर की ओर ही लगा है, याद रखो। लगाए कि नहीं लगाए? ये अंदर की ओर लगाए बेटा, बाकी दोनों बल बाहर की ओर लगाए। यहाँ भी तनाव किधर लगेगा? आपका अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं इसको? टी। आप बताओ अभिकेंद्र बल किधर लगता है? बाहर की ओर लगेगा नहीं, हमेशा बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल किधर लगेगा? बाहर की ओर। तो अभिकेंद्र बल किधर लगेगा? इधर, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, बाहर की ओर। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल में यहाँ पे क्या लिखूंगा? एम वी स्क्वायर। अब ध्यान दो, चलो इसको बैलेंस करो। जो बल नीचे की ओर आ रहा है उसको नीचे की ओर करते हैं। तो नीचे की ओर कौन कौन सा बल आ रहा है? एम जी प्लस टी। ठीक है, यहाँ पर टी प्लस क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू बाहर की ओर कौन सा जा रहा है? ये वाला है। ठीक है, इसको ध्यान देना।
इसको मैं थोड़ा बैलेंस करना चाहता हूँ, तो चलिए इसको एक इक्वेशन मान थोड़ा देर में दिखाता हूँ। इसमें इक्वेशन मान लिया है, इसको मैं थोड़ा और बैलेंस करना चाहूँ तो इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, mv स्क्वायर बाई आर और टी को यहाँ ले जाके mg। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? हर पोजीशन में हम किसका मान निकालना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ टी का। टी का मतलब होता है टेंशन, टेंशन को हिंदी में बोलते हैं तनाव। मतलब कि यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं? रस्सी में तनाव के लिए पूरा मान ज्ञात कर रहे हैं। किसके लिए? रस्सी में तनाव के लिए। तो यहाँ पर अगर mg का मान इधर रहेगा तो मैं तनाव पूरा नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे को उधर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ भी तनाव निकल गया, यहाँ भी तनाव, यहाँ भी क्या है? रस्सी के लिए तनाव है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं mg क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसका रीजन क्या है? अगर रस्सी में तनाव मैं यहाँ पर ज्ञात करता हूँ तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार दो ही डायरेक्शन के लिए ज्ञात कर सकता हूँ, या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे कर सकता हूँ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वस्तु को भार लेता तो वस्तु का भार बेटा नीचे की ओर आता, तनाव बल मेरा किधर था? सेंटर से अंदर की तरफ, और विकेंद्र बल किधर था? बाहर की तरफ। तो इस कंडीशन में मैं तीनों के लिए एक साथ व्यंजक स्थापित यहाँ पर वस्तु वहाँ पे रखी है तो उधर उसका भार होगा ना। हाँ बता रहा हूँ, दूसरे का कंडीशन के लिए देखो, दूसरे के लिए mg किधर हो जाता? इधर। टी का मान किधर हो जाता? इधर। और यहाँ पर क्या हो जाता? mg स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वो वहाँ पे रखी है वस्तु तो भार नीचे कैसे होगा? यहाँ पे हर एक वस्तु का भार पृथ्वी से नीचे की ओर ही होता है, चाहे वो कहीं पे भी गति करे। ठीक है, सर्कल में यहाँ रहेगा तब भी इसका भार क्या होगा बेटा? नीचे। यहाँ रहेगा तब भी नीचे होगा, यहाँ रहेगा तब भी नीचे की ओर होगा, यहाँ रहेगा तब भी नीचे की ओर होगा। ठीक है, लेकिन हम रस्सी में सिर्फ तनाव के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मुद्दा भार के लिए व्यंजक स्थापित करना नहीं है, सिर्फ तनाव के लिए। ठीक है, इस वजह से हम लोग इस कंडीशन में mg को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ t इक्वल टू mx के अंदर मतलब कि टेंशन ऑफ अभिकेंद्र दोनों के लिए व्यंजक स्थापित, यहाँ पर रिलेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, यही रीजन है यहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया और यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पर क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि इसमें भार का डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर है, टेंशन भी नीचे की ओर आएगा, अभिकेंद्र बल किधर है? ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करके क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है, फोर्थ पोजीशन देखना, चौथे पोजीशन में देखना है। चौथे पोजीशन में अब वस्तु क्या है? यहाँ पर है वस्तु। अब यहाँ पर देखना, वस्तु की वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, होगी ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो गया तो टेंशन किधर लगता है सर? अंदर की ओर। ठीक है, और अभिकेंद्र बल किधर लगता है? बाहर की। ठीक है, आप ध्यान देना, फोर्थ पोजीशन में क्या होता है? T इक्वल mg स्क्वायर बाई अब तो फोर्सेस लग रहा है, ये तो लग रहा है तो इसका मास लगेगा, वो तो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, और वेलोसिटी किधर है? नीचे। ये चारों कंडीशन हो गए। ठीक है, सेम हाँ, सेकंड और फोर्थ सेम कंडीशन है। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा? एकदम वैल्यू सेम आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आप ध्यान देना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चारों जो आपको दिख रहा है ना, चारों में से बताओ किसमें सबसे, अगर टेंशन का मान निकालूं तो किसमें सबसे कम मान निकलेगा? टेंशन का, तनाव में, रस्सी के तनाव के लिए बात। ठीक है, किसमें निकलेगा? माइनस वाले में निकलेगा। ठीक है, क्यों माइनस वाले में निकलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो चीजें जुड़कर बढ़ रही है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल चीजों में निकल रहा है। ठीक है, मतलब इसका मान इतना है तो है। फोर्थ वाले में भी देखो, इसका मान पर्टिकुलर इतना है तो है। लेकिन इस वाले में क्या है? इसका मान इतना तो है ही, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है? और कुछ चीजों को घटाया जा रहा है। घटाया जा रहा है ना, तो टेंशन का मान इसमें सबसे कम नहीं होगा। ठीक है, अब टेंशन का मान क्यों होता है? अब ध्यान देना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रस्सी पकड़ के ऐसे घुमाओ। ठीक है, रस्सी पकड़ के ऐसे घुमाओगे ना, तो सबसे ज्यादा रस्सी तनी हुई कब होती है? जब बाल्टी क्या मतलब पत्थर का नीचे की ओर हो, तब क्या करता है? ज्यादा स्पीड रहती है, उसकी गति भी ज्यादा रहती है, वेलोसिटी भी ज्यादा रहती है, उसके भार क्या रहता है बेटा? ज्यादा। लेकिन अगर वही पत्थर ऊपर की ओर चला जाए तो क्या रस्सी उतनी ही तनी हुई रहेगी? रस्सी क्या होती है? थोड़ी लूज होने की कोशिश करती है और यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से नहीं घूमती है। कभी घर में ना पानी बाल्टी डब्बा ऐसे पकड़ के घुमा के देखना, बांध के प्लास्टिक डब्बे में पानी भर लेना, ऊपर से डब्बा क्या कर देना, उसको काट देना, दोनों तरफ से सस्ती फंसा देना और ऐसे घुमा के देखना। हमारे बचपन में बहुत घुमाता था। ठीक है, तो क्या होता है? डब्बा उल्टा भी हो जाता है ना, तो पानी नीचे नहीं गिरता है। पानी गिरता है नीचे, ऐसे पकड़ के घुमा। हाँ, वैसे भी घुमाओ तब भी नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बात करें इस वजह से।
उसमें क्या रहता है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना तो डब्बा तो बेटा ऐसे हो गया ना, तब नहीं गिर रहा है। लेकिन हम कब बात कर रहे हैं, डब्बा ऐसे हो जाए तब भी पानी नीचे नहीं गिरता है। ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पानी में जो डब्बा भरा वो ऐसे हो जाएगा ऐसे तभी। ऐसे करते तो पूजा कर अरे नहीं, ऐसा 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 घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तब, फिर मैं बता रहा हूँ। तो यही होता है। तो इसमें यही चीज फील करो, फिजिक्स पूरा फील करने का है। जब तक आप सही तरीके से फील नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तो जब ऐसे घुमा रहे हो ना तो रस्सी सबसे ज्यादा तनी हुई कब होगी, जब नीचे की ओर होगी, ठीक है। और सबसे कम तनी हुई कब होगी रस्सी, जब ऊपर की ओर होगी। वस्तु अगर यहाँ पे रहोगी तो तनाव कम होगा। तो तनाव का मान कम होने का रीजन ये है, अभी वस्तु कहाँ है बेटा, सबसे ऊपर में है। तो इस कंडीशन में वस्तु में तनाव क्या होगा, सबसे कम होगा। तो तनाव का मान सबसे कम कहाँ होता है, इसी के लिए निकाल रहे हैं। और इसी कंडीशन को हम लोग किसके लिए निकालेंगे, अभी किसके लिए निकालेंगे, क्रांतिक चाल के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना क्रांतिक चाल क्या होता है। चलो ये चारों कंडीशन समझ में आया, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा थ्योरी है, इसको बना लो अच्छा कर। वैसे तो वो बुक में 2 ही डायग्राम दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ चारों बनाओ, ठीक है। चलो इसका थ्योरी सेक्शन है, छोटा सा थ्योरी लिख रहा हूँ, जो भी बताएं वही थ्योरी। हाँ मैं नीचे भी लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि v का मान कम होने से t का मान भी कम हो जाता है। अब ध्यान देना, v का मान कम होने का मतलब जो वस्तु घूम रही है उसके वेग का मान कम होना। तो ध्यान देना, वस्तु जब आप ऐसे ऐसे घुमाते हो ना तो क्या होता है, v का मान कम, वस्तु को वेलोसिटी वेग सबसे अधिक कहाँ पे रहेगी, जहां पे वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। लेकिन वस्तु का मान सबसे कम कहाँ होगा, जब वस्तु सबसे ऊपर रहेगी। तो वस्तु बेटा जब सबसे ऊपर रहेगी तो वेग का मान सबसे कम कहाँ है, इसी पोजीशन पे। मतलब वस्तु क्या होती है, जब नीचे से, ध्यान देना, वस्तु जब नीचे से ऐसे ऊपर जाती है ना तो इसका वेग क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ध्यान दो, ऐसे वस्तु जब ऐसे घुमाते हैं ना, ठीक है, ऐसे पत्थर बांध के घुमा के देखना, कुछ प्रैक्टिकल आप लोग भी घर में किया करो। यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा, रस्सी टूट गया, पता चले किसी बच्चे को लग गया, इस वजह से नहीं लाता है, ठीक है। ऐसे घुमाओगे ना, घुमा के देखना घर में, रस्सी बताओ, छोटा सा पत्थर रस्सी होगा सबके घर में, पत्थर बांध देना और ऐसे घुमा के देखना, ठीक है। जब वस्तु ऐसे घुमाते हो ना तो क्या होता है, नीचे से बहुत स्पीड से निकलती है ऐसी वस्तु, ठीक है, मतलब जो पत्थर है। लेकिन जैसे ऊपर जाते जाता है ना तो उसको वेग क्या हो जाता है, कम होते जाता है। और यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। फिर यहाँ से निकला वस्तु तो क्या होता है, इसका वेग का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता ही, और लास्ट में आके नीचे में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज रहता है, फिर ऊपर जाता है। तो मेरे को बताओ, जब वस्तु यहाँ पर नीचे में अधिक वेग से गतिमान है ना तो रस्सी में तनाव क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तंग रहेगी वस्तु। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग कम होते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, तो रस्सी में तनाव क्या होगा, कम होगा। वेग कम हो गया मतलब रस्सी में तनाव क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे यही लिखो बेटा, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि v का मान कम होने से t का मान भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। यहाँ पे वस्तु की जो वेलोसिटी है क्या होगी, सबसे कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी, तो टेंशन जो तनाव है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे लिखा हूँ, इसलिए ज्यों ज्यों v का मान कम होते जाता है त्यों त्यों तनाव का मान भी क्या होता है, कम होते जाता है। अब क्यों कम होता है, कोई रिलेशन देखो, यहाँ पर t इक्वल टू में क्या लिखा हूँ, m²/r-ng। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, है नहीं। तो v का मान, इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और इसका मान अगर कम होगा तो इसका मान भी कम होगा। ये डायरेक्ट नहीं से समझ में आता है, ठीक है। तो पूरा थ्योरी आप वही लिखे हो, यहाँ पर लिख सकते हो। एक कंडीशन मान के यहाँ पर ऐसा भी चलते हैं, माना कि एक विशेष स्थिति में t का मान क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। उस कंडीशन के लिए हम अभी आगे निकालने वाले हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, एक कौन सी स्थिति है, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 सिर्फ यही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मान के चले, t का मान क्या मान के चले, 0 मान के चले। t का मान 0 क्यों मान के चले हैं, क्योंकि तनाव का मान यहाँ पर लगातार कम हो रहा है ना। तो मान के चलता हूँ इस कंडीशन में अगर तनाव का मान 0 हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा वो देखने वाले हम लोग। तो मान के चलता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, t इक्वल टू t प्लस mg इज इक्वल टू कितना है, mg²/r, ठीक है। t का मान क्या मान के चलो मैं, 0 हो जाए, बोलो ना। तो t इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस mg इज इक्वल टू कितना हो गया, mg²/r, ठीक है। तो इस अब तो 0 को हटा ही दो, ठीक है। लिख के रखूँ, एक स्टेप और लिखूँ क्या, बाद में कंफ्यूज तो नहीं होगा। अरे फिर बड़ा हो जाता है लिखते लिखते। चलो अब क्या लिखूँ मैं इसको,
एम जी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एम से एम कट गया ना। अब आर को इधर ट्रांसफर कर दूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ठीक है। ये स्टेप समझ में आता है कि डायरेक्ट इधर से उधर करता हूँ। बी स्क्वायर आर लिखे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे डब्बा मतलब, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा आना पड़ेगा इसको, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू बेटा रूट ओवर, ठीक है। ये हो गया। तो वस्तु को अब मेरे को बताओ ये क्या है, जो वस्तु का वेग क्या हो, न्यूनतम हो, उस कंडीशन में होगा। क्यों, न्यूनतम भी नहीं जाती है ना हम लोग। यहाँ पर वस्तु का वेग जब सबसे क्या होता है, सबसे ऊपर में रहती है, तो वस्तु का वेग क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। तो उसी के लिए है v इज इक्वल टू आर जी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल। ये क्या है, उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल, ठीक है। एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट चाहिए हमको जो अभी तक हम पढ़े नहीं है, लेकिन ये फार्मूला अगर न्यूमेरिकल लाइन के साथ तो आपको समझ में आना चाहिए। एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में, अभी नहीं। ये लेक्चर का मतलब जब पढ़ लेंगे ना कार्य ऊर्जा, तब एक्सप्लेन करूँगा इसका। 5G तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है, दोनों क्लियर। आप ध्यान देना, ये क्या है, v इज इक्वल टू आर जी। उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल मतलब वस्तु यहाँ पर है तब की बात है। यहाँ पर क्या होगा, वेग का मान सबसे कम और तनाव का मान भी क्या होगा, सबसे कम। सीधी सी बात है ना, इस कंडीशन में अगर वस्तु लेगी तो वेलोसिटी धीरे धीरे इधर से जाते जाते क्या हो जाता है, बस वेलोसिटी का मान कम होते जाता है, वेग का मान, तो तनाव का मान भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, कम। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान देना, कहाँ, जब वस्तु नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे वस्तु ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है, लगातार वस्तु का वेग ऐसे बढ़ते जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु बहुत ज़्यादा रफ्तार में रहती नहीं, तो तनाव भी क्या रहता है बेटा, रस्सी का बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है जब वस्तु नीचे आता है। प्रैक्टिकल करके देखो तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तनाव का मान मैक्सिमम रहता है। तो न्यूनतम बिंदु पर वस्तु की चाल ये होती है, क्या होती है, v इज इक्वल टू रूट ओवर 5G। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए भी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है ऊर्जा संरक्षण नियम का, और ऊर्जा संरक्षण नियम हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक नहीं देना चाहिए था, लेकिन बीच में ऐड कर दिया। बुक छापने वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कहाँ पर कौन सा टॉपिक देना, ठीक है। हाँ, एक और चीज बता रहा हूँ, यही है बेटा क्रांतिक चाल, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, क्रांतिक चाल को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो सी वर्ड है उसको उठा के इसको क्या लिख देते हैं, v इज इक्वल टू कितना है, r। तो वस्तु को क्रांतिक चाल किसको बोलते हैं, जब वस्तु किसमें हो, टॉप पर, उच्चतम बिंदु पर हो, उस कंडीशन में जो वस्तु की चाल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका पहला वर्ड उठाया गया है सी, उसी को हम लोग क्या लिख दें डायरेक्ट वीसी। तो क्रांतिक चाल को किससे दर्शाते हैं, वीसी से। वीसी इक्वल टू कितना होता है, रूट ओवर आर जी। तो यही है क्रांतिक चाल, ठीक है। तो सी कहाँ से समझ में, क्रांतिक चाल इसी को लिख लेना, नीचे में क्या लिखोगे इसको, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट घर जाके खुद ही कर लेना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए। लेकिन ध्यानपूर्वक भाई, थोड़ा भी पत्थर घुमाने के चक्कर में इधर उधर किए तो सर्वर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी बैलेंस करके घुमाना, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं करना। थ्योरी है, थ्योरी तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाल्टी पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो बाल्टी का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है, तो क्या रीजन बताओ, क्या रीजन बताओ, वही पता नहीं लिखना है। चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। हम लोग एक बार लिखे थे क्वेश्चन, सर बोले कुछ नहीं पता होगा तो नहीं पता, यहाँ पर इतना लिख लिया क्या, सुनो इतना लिख लिए। हाँ, इसको मैं क्या वो कर रहा हूँ, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना VL इज इक्वल टू कितना होता है, VL इज इक्वल टू कितना होता है, अभी बस लिख ले रहा हूँ इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी लिख ले रहा हूँ इज इक्वल टू रूट ओवर 5G। न्यूनतम बिंदु पर वस्तु की चाल, ये उच्चतम था, ये न्यूनतम है, ठीक है। एल है, एल के दर्शाते हैं, लोअर वैल्यू, सबसे नीचे का वैल्यू तो एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और बीसी क्या है, उसकी क्रांतिक चाल,
ठीक है, एकदम आसान है। चलो जो बना के दिखाओगे उसको चॉकलेट मेरी तरफ से। चॉकलेट पसंद नहीं है, बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है एकदम अच्छे से। न्यूनतम चाल याद करने के लिए बोला गया है, अब भी क्यों हाँ ये वाला है BC। हाँ, समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, एग्जाम में तुम्ही लोग को समझना है, सर बैठ के नहीं बनाएंगे वहाँ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, उसकी न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए ताकि वह उच्चतम बिंदु पर ना गिरे। मेरे को बताओ, अगर वस्तु ऐसे सर्कस में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे ये क्या टूट गया, यहाँ पे है अभी सर्कस में, यहाँ पे है, तो यहाँ से ना गिरे इसके लिए क्या है? न्यूनतम चाल ज्ञात करने की उच्चतम बिंदु पर है। BC। अभी तक क्या समझे हो, यहाँ पे न्यूनतम नहीं हो जाएगा इसका चाल। वस्तु जब बेटा ऊपर जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी, चाहे वैसे घुमा रहा ना पकड़ के, नीचे में सबसे होगा और ऊपर में सबसे कम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम चाल कहाँ से होगा, यहीं पे होगा। मतलब v इक्वल क्या होता है, यही तो लिखा है, आर मान दिया हुआ है, g को 190 डिग्री करते हैं। सर मेरे में उतना ही आ रहा है, 255 कैसे आया, 245 रूट ओवर 245, इसको ब्रेक कैसे किए हो, बुक से देख के नहीं बताना है। ठीक है, आएगा उतना ही आएगा, लेकिन इसको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, उतना ही आएगा 1555, लेकिन कैसे आया ये होता है, नहीं आया है सर, 245 आया है जितना रूट ओवर 245 ही आया। हाँ। ठीक है, लेकिन अब इसको ब्रेक करने कैसे करोगे, क्या? अब बता रहा, ब्रेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और नहीं हटाएंगे तो नीचे दे नहीं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसका इक्वल लेना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर कहाँ तक याद है, किसको किसको याद है स्क्वायर कहाँ तक याद है, स्क्वायर याद किए है? थे सर, अब भूल गया। अरे बहुत पहले सीखे थे। चलो बताओ, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 9 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है? हाँ 10 का, हाँ मैं बोल रही हूँ 11 का, 12 12 का 2 12 का 144, 13 170 14 270 14 196 15 225 आगे पास में एकदम पास में। ये कितना है 245, 15 का 225 होता है, तो 16 का कितना होगा, 16 का 256। ठीक है, आप ध्यान देना, 15 का कितना होता है 225, ये 15 का है, 16 का कितना होता है 256। ठीक है, अब मेरे को बताइए वैल्यू तो इन दोनों के बीच में है क्या, इन दोनों के बीच में नहीं, 15 से ज्यादा है लेकिन 16 से क्या होगा, कम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 15 से थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ और 16 से थोड़ा कम कर देता हूँ, चल जाएगा नहीं? तो 15 से ज्यादा कैसे लिखूंगा, 15.245 से मतलब 25 से थोड़ा ज्यादा और 56 से थोड़ा कम है, तो क्या कर दो 15 तो 5 लिख दो, नहीं चलेगा, 15.5 लिख देता हूँ, नहीं चलेगा, राउंड भी कर दो। ओके ओके, ये आगे ऐसे बनाना आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं आता है तो राउंड की तरह से बनाने आओ, निकल गया। अब कि बुक में बुक आंसर से बिल्कुल मैच करे जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको राउंड फिगर निकालना है, राउंड फिगर निकल गया। 15 कितना आया था इसमें, 5 6 आया था क्या, 15.5 तो कोई दिक्कत नहीं, 6 5 तो तभी चले, 15.5 लिखोगे तब भी सही है, दशमलव के बाद में नहीं देखा जाता, यहाँ तक का देखा जाता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, कहीं से भी निकल, एग्जैक्ट नहीं निकलता है, राउंड फिगर में ऐसे निकालते हैं, कैलकुलेटर नहीं है हमको, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, बस फार्मूला में मान रखते हैं ऐसा, तो सेम है, कुछ भी क्वेश्चन आए अब आपको ऐसे ही बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो दूसरी वैरायटी, बाल बांध के आया करो तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो तो,
एक और क्वेश्चन लिखो। हो गया सर। हो गया। एक और ऐसे मैथ्स वाला रहता है। चलो अभिकेंद्र बल और उपकेंद्र बल का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलो लिखो 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर व्यास की 8 मीटर व्यास की 8 मीटर व्यास की वृत्तीय मार्ग पर 600 मीटर प्रति मिनट 600 मीटर प्रति मिनट, यहाँ पर लिखना 600 मीटर प्रति मिनट 600 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से घूम रहा है अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। हाँ बोला 4 किलोग्राम द्रव्यमान बोला है ना। चलो पिंड का द्रव्यमान कितना है, एम का मान कितना है 4 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग से घूम रहा है। चलो व्यास दिया हुआ है, मतलब बेटा डी का मान कितना दिया हुआ है, व्यास है। चलो मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू होता है बेटा डी बाई एक वृत्त होता है ना। यहाँ से वाली लाइन होती है बेटा, इसका हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त का आधा का भाग, और इसी को पूरा कर दिया ऐसा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा कैपिटल डी। तो डी इक्वल क्या होता है 2 वेरी व्यास। आप समझ रहे हैं डी क्या है, तो क्वेश्चन में बोला गया है व्यास, बोला गया था व्यास। तो देखो क्या बोला गया है, पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग, तो 8 कितना होगा डी बाई 2। डी का मान कितना है 8/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। 8 मान निकल गया 4 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया, पढ़ो क्वेश्चन बोला गया है पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग में चल रहा है, ठीक है, पर 600 मीटर प्रति मिनट की एक समाचार 4 दिया हुआ है। फर्स्ट का चार्ट कितना दिया हुआ है 600 मीटर प्रति मिनट, ऐसा दिया हुआ है ना। MINT लिख देता हूँ, वहाँ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो इसको करो फिर कंप्लीट 600 मीटर प्रति मिनट, इसको कन्वर्ट कर दो, ऊपर में कितना हो गया 600, ठीक है। मीटर में तो ऑलरेडी है मीटर लिख देते हैं, नीचे का देखो मिनट में है, मिनट में किस में करना है मेरे को सेकंड में करना है, तो क्या करोगे किससे डिवाइड करोगे 60 से डिवाइड करोगे, निकल जाएगा 60। अभी कितना होगा बेटा सेकंड, 60 करके 6 कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो v का मान कितना आ गया 10, ठीक है। चलो अब बनाओ क्या आ गया, अब याद करो क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभिकेंद्रित त्वरण बोला गया ना। अभिकेंद्रित त्वरण का मान कितना होगा ये फार्मूला पढ़े होंगे, कितना होता है v²/r, ठीक है। ये पढ़े हो अभिकेंद्रित त्वरण के लिए मैं जब स्थापित किया था तो बताया मैंने, ठीक है। v²/r हो गया, a का मान कितना हो जाएगा, v का मान कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर करो बाई r का मान कितना है 4, कितना हो जाएगा 100/4 25 आया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, a का मान आ गया, ठीक है। अंकिता समझ में आ रहा है, ये तो न्यूमेरिकल लगा दिया। चलो आप क्या बोला गया, अभिकेंद्र बल बोला गया क्या, चलो अभिकेंद्र बल का तो तुम लोग को पता ही, भी निकाल दोगे ना। अभिकेंद्र बल क्या होता है चलो वैल्यू रखो, क्या क्या है आपके पास v²/r का डायरेक्ट है ना, तो यहाँ पर रखो क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ, m कभी तो मान दिया है सर, m का दिया ना, तो इसको f नहीं लिख सकता, v² क्या है a है कि नहीं, तो v²
स्क्वायर बाई आर इक्वल टू यहाँ पे ए रख देता हूँ, रख सकता हूँ ये बोले हाँ अरे यहाँ पे देखो ए इक्वल टू कितना है बेटा बी स्क्वायर बाई आर। तुरंत एक ही जानते हैं उसके बाद फिर फुलर अरे तो त्वरण का मान दिया देखो अरे यहाँ पे तो उसी को इसमें पुट किया ना यहाँ बी स्क्वायर बाई आर क्या ऐसा है है उसको डायरेक्ट पुट कर पुट कर दो ठीक है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम क्या होता है एम क्या है यहाँ पे 4 किलो सर इसको ऐसे ही बनाएंगे ये नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तब क्या बन जाएगा कोई इशू नहीं है। पर ये वाला ये समझने के लिए है चीजों को आसान करने के लिए बस और कुछ नहीं। 25 चौके 100 और न्यूटन आएगा ऐसा यूनिट हमेशा से लिखना बल का मान न्यूटन में और एक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बी क्या होता है मीटर प्रति सर सेकंड। इसमें पर एमवी स्क्वायर आपको 4 का फॉर्मूला नहीं ये तो रखा है बी स्क्वायर बाई नहीं तो वहां पर ए रखा होगा बी का अरे बी स्क्वायर बाई आर क्या है लो दे इसका मान ये है तो बी स्क्वायर बाई आर की जगह मैं ये नहीं रख सकता रख सकते सर एम तो अपनी जगह ही है। मैं ना ये पहली बार रखा रहे हैं सर उसको से वो वाले की जगह में ये कंफ्यूज हो रहा है। कोई दिक्कत तो यहाँ पर अगर 20 का भी चलो मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है आप भी और आर का मान रखना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या रखो चल इसको रहेगा सर इतना हो गया। अब बी और आर को अलग अलग रखना पड़ेगा बी का मान रखना यहाँ पे और आर इसको एक ऐसे और बढ़ेगा हाँ? और वाइड बढ़ जाएगा मैंने कॉपी में एक वाला बना डालिए आप एक तो मैं सब कुछ है। डायरेक्ट रख देना कोई issue नहीं है। ये का मान निकला है देख क्या देखो मैथमेटिक्स से ही कहता है जैसे तुम्हारा आंसर नहीं आना चाहिए मैं ऐसे भी लाके इतना ही आंसर लाके दिखा दे रहा हूँ देखो तो एम का मान कितना है 4 बी का मान कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का मान कितना है 4 से 4 कट गया हाँ कटा ना 100 100 आ गया ये लो ये तो न्यूटन उससे भी सरल है ये भी आ गया ये भी सही है वो भी सही है ऐसे करो चलो ये लिख। वाह अरे कोई दिक्कत नहीं है जैसा भी करो ये चलो यहाँ पे मान रखो 10 का मान 4 पी का मान कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये काट दो हाँ चलो अगर कंफ्यूजन मैथमेटिक्स के इन तरीकों से बनता है आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो जरूरी नहीं बुक में दिया है वैसे ही बनाओ तो चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट